मॉर्निंग क्लास 4। आज अब से मैं आपको इस वीक में 3 वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल ऑन हिस्ट्री। इससे पहले एक वीडियो शेयर किया था बहुत डिटेल में हमने, उसमें ये पढ़ा था कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं और हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था टाइम लाइन का जो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ टाइम लाइन, मतलब ईयर्स जो हम लोग मेजर करते हैं। जैसे 2020 अभी है तो ये 20 कहाँ से आया, 2020 कहाँ से काउंटिंग करते हैं, 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। और फिर हमने आपको कहा था कि आप कैलेंडर अपना देखिएगा, कैलेंडर में 2 डेट्स आपको दिखेंगे। अगर उर्दू कैलेंडर है तो वहाँ पे हिजरी भी दिखेगा आपको, तो उसका कुछ और डेट होगा, 1500 1400 कुछ आपका होगा, आप देख लीजिएगा उसको जो भी होगा। तो ये 2 डेट्स अलग अलग क्यों हैं, तो हमने कहा था कि काउंटिंग अलग अलग दिन से स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट और ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना। जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन के उनको फाउंडर भी कहा जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के ईयर को फर्स्ट ईयर माना और उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग रोमन कैलेंडर फॉलो करते हैं। अभी ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ये वो रोमन कैलेंडर है। एक कैलेंडर और होता है हमारे इसमें, उसमें लिखा होता है मुहर्रम, रजब, शाबान, आप देखिएगा ये रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये सब जो मंथ्स है ये हिजरी कैलेंडर है। ये इस्लामिक कैलेंडर भी इसको कहते हैं। ये शुरू होता है, इसका फर्स्ट ईयर माना गया जिस साल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे। दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड हिजरी कैलेंडर। तो टाइम लाइन हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले हिजरी कैलेंडर से, तो आपको ये जो कैलेंडर है रोमन कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं, इसके आगे CAD नहीं लिखते हैं, तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये 1 ईयर हो गया, बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये 1 हो गया। अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा 3 4 5 और ये काउंटिंग अभी तक 2020 हो गया है। तो इस जो इनके बर्थ के बाद जो ईयर आया है उसको AD बोलते हैं या CE बोलते हैं, जितने भी ईयर्स हैं। जैसे 2020 क्या है ये AD और CE। इससे पहले का जो था, इससे पहले के जो ईयर हुए, इससे पहले के जो इवेंट्स हुए, ऐसा नहीं है कि दुनिया जीसस क्राइस्ट या ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से ही शुरू हुई है, उससे पहले का भी ईयर होगा, उससे पहले भी कुछ इवेंट हुआ होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। यह पता है मैंने, मैं थोड़ा सा आपको बस रिकॉल करवा रहा हूँ, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट। तो आपके बुक में जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है उसके ऊपर में टाइम लाइन दिया हुआ है, उसमें आपको पता चलेगा कि आज से कितने साल पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे, कि ये आपको मिलेगा। तो अभी जो आपका चैप्टर 2 है, पहले चैप्टर 2 का मैं थोड़ा एक वीडियो बना दूंगा, फिर चैप्टर 3 का, फिर चैप्टर 4 का। तो चैप्टर 2 में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इजिप्ट, इसके बारे में पढ़ाई हो रही है, कंट्री है। और उसके बाद आपको इंडिया के बारे में है थोड़ा सा, और उसके बाद आपको ग्रीस के बारे में, फिर इसी तरह और है। आप लोग उसमें पढ़ते होंगे सारे जहाँ से अच्छा में, यूनान और मिस्र, रोमा, तो ये हो गया यूनान, ये हो गया मिस्र और रोमा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोमन्स और भारत के बारे में, कि ये कंट्री है, बहुत पुरानी है, हमारे इतने अच्छे नज़्म में है, बहुत जगह आपको मिलेगा, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो हम अभी भी इजिप्ट है, अभी भी अफ्रीका में जाएंगे। आपने कॉन्टिनेंट्स पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, आपने पढ़ा होगा। ये साउथ एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका में इस साइड में एक कंट्री है जिसको बोलते हैं इजिप्ट अभी भी। तो अभी वाले इजिप्ट को हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ से पीछे चले जाएंगे, पीछे करीब करीब हम लोग पीछे चले जाएंगे, यहाँ से, इस जगह से 3000 4000 3000 ईयर्स अगो। तो यहाँ से हो गया अभी आपको 2000 और यहाँ से हो गया 2000 to 3000, मतलब 4000 साल पीछे हम लोग जाते हैं। हम लोग एक गाड़ी पे बैठ जाते हैं और वो गाड़ी रिवर्स बैक होती जाती है, तो 4000 ईयर्स अगो। अभी आप समझ चले जाइए, आप 4000 साल पहले चले जाइए। तो उस वक्त के इजिप्ट की कहानी है, जो कहानी हम लोगों की कहानी से मिलती जुलती है। हमने कहा था कि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज़, तो ये वो स्टोरीज़ हैं जिनका कुछ न कुछ प्रूफ है, देयर आर सर्टेन प्रूफ्स, मतलब ये ऐसी मन गलत स्टोरीज़ नहीं है
कुछ इसमें कहानियाँ भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ है, उनका कुछ प्रूफ्स है हमारे पास, और आप उस स्टोरीज़ के जो कुछ चीज़ें उसमें बताई गई हैं उसको यू कैन एक्चुअली गो एंड सी दैट। इसीलिए हिस्ट्री और जनरल स्टोरीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, और हिस्ट्री मज़ेदार इसीलिए भी है कि स्टोरीज़ है। तो इसमें 2-3 स्टोरीज़ हम लोग इजिप्ट में पढ़ेंगे। आपको अजीम सर ने आपको भेजा होगा, रीडिंग भेजा होगा, क्वेश्चन आंसर भेजा होगा, वर्ड मीनिंग भेजा होगा, और सारा आपका चैप्टर रीडिंग भी हो गया होगा। तो मैं उन सब चीज़ों को नहीं लूँगा, मैं शॉर्ट में आपको बताऊँगा कि इसमें क्या बताया गया, क्या क्या कहानियाँ हैं इसमें। तो लिखा हुआ है इजिप्ट, आप देखिएगा, आपके चैप्टर का नाम है इजिप्ट, द लैंड ऑफ फेरोज़। आप लोगों ने फ़िरौन का नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, फ़िरौन का नाम सुना होगा। फ़िरौन था, एक बादशाह था, बहुत जालिम बादशाह था, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की कहानी। तो ये फेरोज़ मीन्स फ़िरौन होता है। जैसे यहाँ पे बादशाह को कहीं पे राजा कहते हैं, कहीं महाराजा कहते हैं, कहीं बादशाह कहते हैं, कहीं पातशाह कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो वैसे ही जो इजिप्ट में जो बादशाह होता था उसको बोलते थे फ़िरौन, या आप इंग्लिश में उसको बोल देंगे फेरोज़। इसका स्पेलिंग आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, फेरोज़, फ़िरौन। तो इजिप्ट का बादशाह का लैंड ऑफ फेरोज़। अब ये इस बादशाह की बहुत कुछ खास बातें हैं। ये अभी के बादशाह को नहीं कहते हैं, अभी वहाँ डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं। ये 3-4 हज़ार साल पहले की बात हो रही है। इसकी इजिप्ट की कहानी हमारी कहानी के लिए, इंसानों की कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको जानना ज़रूरी है। तो एक तो है कि यहाँ पे फ़िरौन, फेरोज़ कुछ स्पेशल था इस किंग में, इसीलिए इसको कहा जाता है इजिप्ट को लैंड ऑफ फेरोज़। उसके बाद एक चीज़ आप देखेंगे, आप इसको बना भी सकते हैं। ये आपने देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, आपके बुक में होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ बड़ा बड़ा, मूवीज़ वगैरह में भी है, आता है। ये आपको दिखेगा अक्सर, आप इसको बोलते हैं पिरामिड्स। ये आप बना भी सकते हैं, इसका फ़ोटो भी बना सकते हैं, और कई जगह आपको उसको वीडियो भी सर ने भेजा था, उसमें भी आपको दिख रहा है। तो ये पिरामिड्स आप जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ की तरह का स्ट्रक्चर है, मैन मेड स्ट्रक्चर है, इंसान ने बनाया है इसको, ये अपने आप नहीं बना हुआ है। और ये कब बना है? वही 3-4 हज़ार साल पहले, आज से। आप सोचिए 3-4 हज़ार साल पहले। और इजिप्ट जो है, अभी हम बढ़ेंगे, ये चारों तरफ डेजर्ट है। डेजर्ट आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, डेजर्ट इज रीजन विद लिटिल और नो रेनफॉल, ठीक, बालू है सिर्फ वहाँ पे। उस बालू में जहाँ पत्थर नहीं है, वहाँ पे पत्थर को रख के इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स बनाई गई है, और बहुत दिनों तक लोग इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं खोज पा रहे थे। ये बिल्डिंग है ना, चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से ऐसे ही है, आप देखिएगा, चारों तरफ से बंद है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, और ऐसे ही बना हुआ है सारा, पूरा बीच डेजर्ट में बना हुआ है, और इसके अंदर जा नहीं पा रहे थे लोग, कि अंदर कैसे जाए, अंदर क्या है। तो इसके अंदर 1922 में एक आदमी इसके अंदर गया था, जाने में कामयाब हुआ, उसका नाम था हावर्ड कार्टर। एक ऐसी बिल्डिंग को, ऐसे स्ट्रक्चर को खोल पाया वो 1922 में, करीब 3,000 साल के, 3-4 हज़ार साल के बाद उसने खोला इसको, 3,000 साल के बाद, 3600 ईयर्स के बाद। ये खोलने में बहुत लोग लगे हुए थे कि किस तरह से खुले, इसका गेट नज़र आए, गेट आपको दिखेगा बिल्डिंग का, तभी तो आप अंदर जाइएगा, ना खिड़की है इसमें, ना गेट है, कैसे लोग जाएंगे। तो ही वॉज एबल टू फाइंड। और उसके बाद जब ये 1922 में इसने इसको खोला है, तब यहाँ से स्टोरीज़ का एक पिटारा बाहर निकला है, बहुत सारी कहानियाँ निकली हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ निकली हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, इजिप्ट का जब भी नाम आए तो आपको ये बिल्डिंग दिखेगी, पिरामिड्स बोलते हैं इसको, पिरामिड्स, पायरामिड्स नहीं पढ़ेंगे इसको, पिरामिड्स पढ़ेंगे। और एक फ़िरौन की जो कहानी है मूसा अलैहिस्सलाम की, और इसकी यहीं पे कहानी है। एक और चीज़ इजिप्ट के बारे में बहुत ख़ास आपको मिलेगी, नाइल रिवर, नाइल, इसको उर्दू में आप बोलते हैं या हिंदी में बोलेंगे नील नदी। ये इजिप्ट का पोर्शन जो है, अभी मैं दिखाऊंगा मैप में अफ्रीका के, तो इजिप्ट का जो पोर्शन है डेजर्ट है पूरा, मतलब चारों तरफ जो बालू बालू है, जैसे हम लोगों की तरफ खेत है, खलियान है, नदी नाला, वहाँ पे सिर्फ बालू है। लेकिन बीच में एक नदी बहती है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर आई थिंक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी नदी में से एक है, शायद लंबी ही नदी है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ये नाइल रिवर एक नदी है, उस डेजर्ट के बीच में बहती है, और वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती।
इस नदी के वजह से इजिप्ट की इतनी कहानी है। ये जो फ़ैरोज़ है, ये आपको पिरामिड्स है, और भी कुछ पढ़ेंगे फिर क्या क्या मिला है, ये सब आप देखेंगे किसके वजह से है, क्योंकि इजिप्ट में ये रिवर है, इसीलिए ये कहानी है। तो सारी कहानी घूम के चली आती है रिवर पे, नाइल रिवर पे। नाइल रिवर या नील नदी इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे नील नदी नहीं होती जहाँ पे वो है, तो इजिप्ट में ये पिरामिड्स, ये हावर्ड कार्टर, ये फ़ैरोज़, ये स्फिंक्स, आपको सर ने बताया होगा, ये सारा स्ट्रक्चर्स आपको नहीं मिलता। इजिप्ट में उतना डेवलपमेंट नहीं होता जिसके बारे में हम लोग अब भी पढ़ते हैं। तो सबका जड़ जो है दैट इज़ नाइल रिवर। तो हम लोग पढ़ेंगे कि नाइल रिवर में ऐसा क्या था, ऐसी क्या खास बात थी कि पूरा इतने दिनों तक ये सब कुछ को चेंज करके रख दिया, लोग कैसे रहते हैं, रहना चेंज कर दिया। तो अब हम लोग थोड़ा सा नाइल रिवर पे आ जाते हैं। तो इजिप्ट की जब भी बात हो तो आप समझिए इजिप्ट, इसी को बोलते हैं मिस्र, फ़िरौन, फ़ैरोज़, पिरामिड्स, नाइल रिवर। 3 चीज़ आपको बिल्कुल लिख देना है। जैसे कोई क्वेश्चन भी आ जाएगा, नहीं पे आपसे पूछा इजिप्ट के बारे में क्या जानते हो, इजिप्ट जैसे बोला जाएगा फ़ैरोज़, पिरामिड, नाइल रिवर, 3 चीज़ आपके जहन में आ जाना चाहिए, आपके ज़बान पे आ जाना चाहिए। अब हम लोग नाइल रिवर पे आते हैं, क्योंकि सारा किया धरा नाइल रिवर का है। ये आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं नाइल रिवर की वजह से। अगर नाइल रिवर वहाँ पे नहीं होती तो इजिप्ट की वो कहानी नहीं होती जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो नाइल रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी कहानी को हम लोग देखते हैं। तो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, आप लोग पढ़े हो, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट्स है। ये जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है, एक कॉन्टिनेंट है, बहुत पुराना कॉन्टिनेंट है, सारे कॉन्टिनेंट वैसे पुराने हैं, यहाँ के लोग सबसे पुराने माने जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अफ्रीका। ये कहाँ पे है, आप मैप में देखोगे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इसका, इधर से निकला हुआ है थोड़ा, और ये यूरोप है, इधर यूरोप फैला हुआ है, और इस साइड में आपका ये आप देखोगे ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया है, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, और इधर आपका बहुत दूर जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, साउथ, ये आपको इंडस, ये इंडियन ओशियन है, सदर्न ओशियन है, ये अंटार्कटिका है। देखिए वर्ल्ड मैप आपको पता होना चाहिए, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। हिस्ट्री को आप मैप से पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा। क्योंकि कोई भी किसी भी जगह की हिस्ट्री जो है वहाँ की ज्योग्राफी से लिंक्ड है। देख रहे हो आप, फ़ैरोज़ वैरोज़ सबको, सब सारा डेवलपमेंट आप देखो जुड़ा हुआ है किससे, नाइल रिवर से। नाइल रिवर क्या है, एक जोग्राफिकल शेप है। रिवर क्या होता है ये आप लोग पिछले साल पढ़ चुके हो, रिवर का पाथ पढ़ चुके हो, रिवर का माउथ होता है, रिवर का सोर्स होता है, रिवर के ट्रिब्यूटरीज होते हैं, रिवर जाके दूसरी नदी में गिरती है, दूसरी नदी में मिलती है, फिर वो जाके ओशन में मिल जाती है, सी में मिल जाती है, आप पढ़े हो सब चीज़, उसका कोर्स होता है। ये जो पोर्शन है ये इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। ये भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। यहाँ पे एक सी है, बहुत इंपॉर्टेंट सी है, इसमें हिस्ट्री में बार बार नाम आएगा, इसीलिए आप इसका स्पेलिंग याद कर लो, मेडिटेरेनियन सी। ये इस साइड में एक कंट्री है, ये अफ्रीका है ना, नॉर्थ अफ्रीका, ऊपर वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे एक जगह है, इसी को बोलते हैं इजिप्ट, ठीक है, ये पूरा इस साइड में। और यहाँ से कहीं से एक नदी निकलती है सेंट्रल अफ्रीका से, और ऐसे जाती है, और ऐसे जाके आप देखोगे रिवर का माउथ जो होता है वो अगर उसमें गंदगी ज़्यादा हो, सिल्ट ज़्यादा हो, तो वो फैल जाता है, तो वो डेल्टा बना देता है। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ रिवर नाइल। ठीक, अब इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी आप पढ़िएगा। ये रिवर नाइल है, यहाँ कहीं से सेंट्रल अफ्रीका में स्टार्ट होती है, ये यहाँ शुरू होती है, दिस इज़ सोर्स, और यहाँ पे उसका माउथ है। और माउथ कैसा है, डेल्टा के जैसा है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़े होगे। ये लंबी सी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसके दोनों तरफ जो है ये सब, ये डेजर्ट है, ये भी डेजर्ट है, इधर भी। ये बीच में एक नदी है, ब्लू आपको दिखेगा, आप ऊपर से देखोगे मैप में, आपके पेज नंबर 12 में भी मैप दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत, उसमें ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है, शुरू में ब्लू है, फिर ग्रीन कलर से दिखाया गया है, तो आप उसको ज़रूर देखो। तो दिस इज़ नाइल रिवर। अब ये सारा किया धरा नाइल रिवर का, पूरा डेजर्ट है, वहाँ पानी नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स नहीं है तो ह्यूमन बींग्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे पानी है बीच में, नदी में बहुत अच्छा पानी है, बहुत सारा पानी है। अब इजिप्ट, हमारे यहाँ बाढ़ आता है, सैलाब आता है, अभी भी डर बना हुआ है, कई जगह आ भी गया है।
जो इस नाइल रिवर में भी हर साल सैलाब आता है, हर साल बाढ़ आता है। तो बाढ़ आता है तो क्या होता है, पानी बाहर आ जाता है नदी में। ये नदी है, नदी में बाढ़ आया तो पानी बाहर आ गया नदी से, तो पानी अपने साथ मिट्टी भी लेके आ गया। आप देखोगे जब बाढ़ आया था 2 साल पहले हमारे यहाँ, 2-3 साल, तो देखो पानी तो चला गया लेकिन सारी गंदगी मिट्टी छोड़ गया बाहर में। तो हम लोग उसको कीचड़ समझ के फिर साफ़ करते रहे। लेकिन ये मिट्टी अगर खेत में आ जाए तो ये बहुत फर्टाइल होती है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, फर्टाइल, उपजाऊ। इसमें फर्टाइल मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जिसमें प्लांट्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो। इसका मतलब उसमें प्लांट्स का खाना बहुत ज़्यादा होगा। प्लांट्स भी खाता है ना, फूड बनाता है, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए नीचे से। तो जिसमें प्लांट्स के लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स हो, उस मिट्टी को फर्टाइल मिट्टी कहते हैं। तो इजिप्ट की जो मिट्टी है, ये जो नाइल रिवर जो मिट्टी लाती थी, वो क्या करता था, हर साल बाढ़ आता था नदी में, और वो नदी का पानी इधर आ जाए, ठीक, और जब बाढ़ ख़त्म हो तो पानी तो अंदर चला जाए, लेकिन यहाँ पे वो मिट्टी छोड़ जाए, पूरा ये मिट्टी छोड़ जाता था। ये मिट्टी जो छोड़ के जाता था ये डेजर्ट पे, बालू पे, ये बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती थी। तो नाइल रिवर के दोनों साइड किनारे पे आप देखेंगे पूरा माउथ तक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत फर्टाइल मिट्टी है। तो अब ये फर्टाइल मिट्टी कहाँ से आई, तो ये फर्टाइल मिट्टी आई है नाइल रिवर में। जब फ्लड आता है तो वो ये मिट्टी लेके आता है हर साल। तो हर साल फ्लड आता है तो हर साल बहुत सारी मिट्टी लेके आता है, तो हर साल बहुत सारी फर्टाइल मिट्टी है। तो अब लोगों को पता नहीं था, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये मिट्टी फर्टाइल है, क्योंकि उस टाइम में लोग इस तरह से गांव में, शहर में नहीं रहते थे। लोग नोमैड्स बन के रहते थे। वहाँ पे एक नोमैडिक लाइफ है, नोमैड्स घूमते थे। आपके यहाँ आते हैं ना घूमने वाले लोग, बोलते हैं घुमंतु है, इनका एक जगह घर नहीं है, कहीं पे टेंट लगा के रहते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे भीख भीख मांगे, खाना वाना खाए रहे, और जब वहाँ ख़त्म हो गया तो दूसरे एरिया में चले गए। तो पहले इंसान जो थे, हम लोग भी थे, ऐसे नोमैड्स की तरह रहते थे। मतलब जहाँ पे खाना मिला, जैसे बर्ड्स होते हैं, जहाँ पे खाना मिला आ गए, फिर खाना ख़त्म हो गया वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं। तो इंसान भी वैसे ही रहता था, जहाँ पे कुछ खाना मिला, फ्रूट्स वगैरह मिला, वहाँ पे रह गए, खाए पिए, जब वहाँ ख़त्म हो गया तो फिर दूसरे एरिया में चले गए जहाँ पे फूड मिलेगा, जैसे एनिमल्स करते हैं, वैसे हम लोग भी करते थे। हम लोग नोमैड्स थे। तो छोटे छोटे ग्रुप में जाते थे लोग, मतलब एक फैमिली होती थी, बाल बच्चा, फैमिली, गाय, उसका घोड़ा होता था, उसका ऊँट होता था, इसको लेके लोग चलते थे, जहाँ खाना ख़त्म हो दूसरी जगह चले जाएं। तो ऐसा होते होते एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग नदी के किनारे बसे गए। नदी के किनारे क्यों जाते थे, तो वहाँ पानी मिल जाता था, जानवर को नहा लेते थे, जानवर को पानी पिला देते थे। इंसान को उतना हैंड पंप लगाना आया नहीं था, ट्यूबवेल लगाना आया नहीं था, मोटर नहीं था उस टाइम में घर में। तो पीने का पानी नदी का पानी पीते थे, पोखर का पानी, तालाब का पानी पीते थे, मीठा पानी कहा जाता है ये। तो नदी के पास आते थे लोग, नदी के पास आए तो वहाँ इनका जानवर भी नहाता था, खुद भी नहाते थे, खुद भी पानी पीते थे, जानवरों को भी पानी पिलाते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि इन्होंने कोई फ्रूट खाया होगा, और वो फ्रूट जो है, या तो जानवर, आपने पढ़ा होगा सीड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हुआ होगा, या तो जानवर ने भी उसको खाया होगा और जानवरों ने वहाँ पोटी कर दिया होगा, तो वो आ गया होगा आपको उस लैंड पे। और ये लैंड क्या था, बहुत फर्टाइल। पहले बताया था मैंने कि ये ज़मीन जो, ये मिट्टी जो लेके आ रहा है नाइल रिवर, इट इज़ वेरी फर्टाइल, इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग मतलब बहुत तेज़ी से यहाँ प्लांट ग्रो करेगा। या फिर ऐसा हुआ होगा कि इंसान ने कुछ खाया होगा, जैसे मैंगो खाया होगा, मैंगो खा के उसका जो कोसा है, उसका जो बीज है, हम लोग फेंक देते हैं ना वैसे, और उसमें पेड़ निकल आता है। या कटहल खाया होगा, उसका फेंक दिया होगा। मकई खाया होगा, उसका छूट गया होगा, उसका कुछ दाना गिर गया होगा। यहाँ पे ये लोग जब आने लगे तो देखने लगे कि एक प्लांट्स कहीं जंगल में था और उसको खा रहे थे वहाँ पे। कुछ दिन के बाद आए, देखे कि यहाँ पे लगा हुआ है वो प्लांट। उनको समझ में नहीं आया कैसे हुआ। फिर उनमें कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, बोला अरे ये तो लग रहा है कि हम लोग आगे खा के फेंके थे, उसी में से निकला है, और देखे कि वैसा ही फल है। तो इसने क्या किया, किसी ने चेक करने के लिए कि सच में निकलता है कि नहीं, किसी ने दूसरा उसमें बीज ला के फेंका, किसी ने कोसा खा के फिर फेंका, आम खा के किसी ने गिटली फेंकी, किसी ने जामुन का फेंक दिया, देखा कि हाँ निकल रहा, बहुत तेज़ी से निकल रहा है। तो अब इन लोगों को दिमाग ठनका इनका, बोला कि जब यहाँ सब चीज़ निकल रहा है तो हम लोग जंगल में वहाँ जानवरों के बीच में क्यों जाएं, जानवर होगा, मार देता है, परेशानी होती है, रहने की दिक्कत है, तो यहीं पे कुछ करते हैं। तो इंसानों को कभी एक टाइम में पता चला कि इस मिट्टी में बहुत अच्छा प्लांट निकलता है, बहुत अच्छा फ्रूट होता है,
और इस तरह से उन्होंने वहाँ पे अलग अलग जंगल से, फॉरेस्ट से चीज़ों को ला ला के लगाना शुरू कर दिया। और फिर एक टाइम आया, लोगों को लगा कि कॉर्न बहुत अच्छा होता है, मकई बहुत अच्छा होता है, या गेहूँ बहुत अच्छा है, इसका कुछ कर सकते हैं। मकई बहुत अच्छा लगा, मकई का कुछ कर सकते हैं, इससे बहुत एनर्जी भी होती है, खाने के बाद लगता है पेट भर गया। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ढेर सारा गाछ मकई का लगा देते हैं, पेड़। तो वहीं से खेती स्टार्ट हुई, इसको बोलती हैं फार्मिंग। फार्मिंग स्टार्ट हो गई, मतलब लोग बड़े बड़े एरिया पे एक ही चीज़ को लगाने लगे। अब 3 महीने में, 4 महीने में ये तैयार हो जाता था। इसमें ढेर सारा क्रॉप मिल गया एक साथ। क्रॉप ढेर सारा निकला तो उससे ढेर सारा दाना निकला, और उसको फिर जमा कर लिए, पूरे साल भर का खाना निकल गया, खा रहे हैं उसको। तो ये बड़ा अच्छा लगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये लोग लगा देते थे और चले जाते थे घूमने के लिए जंगल। चलो अब यहाँ लगा देते हैं, अभी तो यहाँ 2-3 महीना लगेगा, निकलने में टाइम लगेगा। जब आते थे देखते थे सब चीज़ बर्बाद है, कोई जानवर आ गया, कुछ आ गया, डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तब इनको लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा हिफाजत करना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि यहीं पर रहते हैं। तो रहने लगे तो धूप पड़ने लगी सर पे धूप पड़ेगी, बारिश होने लगी, बच्चे बीमार पड़ने लगे। तो इन्होंने क्या किया, वहीं से कोई डंडा, कोई लकड़ी का या कोई पेड़ का टूटा हुआ, उसको जमा किया, उसके ऊपर कुछ दे दिया, ऊपर घास वास कुछ दे दिया, मकई का कुछ छपरी दे दिया, गेहूं का वो दे दिया कुछ। उससे क्या हुआ कि ये मौसम से बचने लगे। हाउस हम लोग क्यों बनाते हैं? अभी तो हाउस बनाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, दूसरे मेरा घर इतना बड़ा है। पहले जो बेसिक है हाउस बनाने का 3 मकसद है कि हम लोगों को वेदर कंडीशन से बचाता है, धूप, गर्मी, बहुत तेज़ हवा, इन सब चीज़ों से हमको बचाता है। जंगली जानवरों से, अब तो जंगली जानवर नहीं रहे, अब इंसान ही जंगली जानवर बन गए हैं। चोर उचक्कों, उनसे बचाता है। उसके बाद एक फ़ायदा और है उसका कि हमारा सामान सेफ रहता है उसमें। हम खुद सेफ रहते हैं, हमारा सामान सेफ रहता है। तो उसी लिए इन्होंने घर बनाना शुरू किया। तो इंसान जो होता है ना, वो कॉपी कैट होता है, वो दूसरे को कॉपी करता है। आप देखेंगे आपके एक दोस्त ने होमवर्क किया, सब उसको छाप लिए। आपने एक दोस्त ने, एक आपके अंकल ने बहुत अच्छा घर बनाया, तो आपके भी दूसरे अंकल भी सोच रहे हैं कि उसी तरह का कुछ बनाए। उन्होंने एक गाड़ी ली तो ये भी सोच रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसी गाड़ी हो जाए। आपने कोई अच्छा पैंट सिलाया तो अब दूसरे आपके दोस्त भी वैसी पैंट सिलाएंगे। आपने कहीं भी एक अच्छा सेवई खाया तो आप सोच रहे हो कि मैं भी अपने घर में वैसा ही बनाऊँ। तो बगल वाले ने देखा, दूसरे लोगों ने, कि अच्छा किया इसने, अपने फैमिली के लिए एक ऐसा लकड़ी पे एक डाल दिया, अच्छा है, पानी नहीं गिर रहा है वहाँ पे, धूप भी नहीं आ रही है, तो उसने भी बनाया। तो आसपास ढेर सारा घर ऐसा बन गया। ठीक है, ऐसा बन गया, कोई पेड़ के ऊपर बन गया छज्जा बना के। तो इस तरह से एक जगह बहुत सारे घर जमा हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं विलेज बन गया। अब देखिए, एक अकेला इंसान है, नोमैड है, घूम रहा है। वो इजिप्ट के यहाँ पे किनारे आया है, नाइल रिवर के। वहाँ पे कैसे बीज गिरा है, बीज गिरने के बाद उसको क्रॉप्स फार्मिंग शुरू हुआ है। फार्मिंग शुरू हुआ तो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खेती को, उसको वहाँ रुकना पड़ा। तो अब ये जो रुका है, तो इसी को बोलते हैं सेटल्ड लाइफ। देखिए, नोमैड से कहाँ चला गया, सेटल्ड लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहानी। नोमैड था इंसान, घूमता रहता था, नोमैडिक था, वांडरिंग ट्राइब था, इधर उधर घूमता था, फूड के सर्च में। क्यों घूमता था? फूड के सर्च में, सेफ्टी के सर्च में, मौसम से बचने के लिए। कहीं गर्मी ज़्यादा हो गई तो ठंडे एरिया में चला गया, और यहाँ से पहुँच गया ये सेटल लाइफ में। सेटल लाइफ में कैसे पहुँचा है? फार्मिंग की वजह से। इंसान को एक जगह रहना किसने सिखाया? खेती ने। खेती नहीं होती तो इंसान एक जगह नहीं रुकता। होता है गांव में, देहात में, कोई आदमी कोई लड़का है ना, बात नहीं मानता है किसी की, घूमता रहता है, काम नहीं करता है, लुच्चा लफंगा हो जाता है। तो गांव वाले मिलके उसका 2 काम करते हैं, या तो उसको चिल्ला में भेज देते हैं या उसकी शादी करा देते हैं। इसको बांध दो, शादी करा दोगे तो बीवी इसकी टोकेगी डेली, तो ये कुछ काम करेगा, कुछ रुकेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा। अब बहुत है तो इसको भेज दो, हम जमात के साथ वहाँ रहेगा, वहाँ थोड़ा इंसान बन जाएगा। तो फार्मिंग ने इंसान को बांध दिया। तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए। ये स्टोरी भी है, ये एक हिस्ट्री भी है। इंसान ऐसे घूमता था, इंसान आ गया यहाँ पे गोश्त वगैरह खाता था, कच्चा गोश्त खाता था, फिर कहीं फायर हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में बाद में। तो कभी भुना हुआ खाने लगा, कभी कच्चा, जानवरों को देख देख के खाता था, फ्रूट्स खाता था, वाइल्ड फ्रूट्स। वहाँ से जब खेती करने लगा तो इसका टेस्ट चेंज हो गया। खेती करने लगा तो गाय पालने लगा, बकरी पालने लगा, मुर्गी पालने लगा, उससे अंडा भी हो गया, गाय से उसको फर्टिलिटी भी बढ़ गई। तो वो अपना एक लाइव स्टॉक बाल बच्चे के साथ और अपने माल जाल के साथ रहने लगा। और उसको देखा देखी दूसरे लोग भी रहने लगे। छोटा छोटा हट बना लिया उन्होंने रहने के लिए।
तो इस तरह से एक विलेज बन गया, तो इंसान नोमैडिक लाइफ से सेटल लाइफ में आ गया। ये इजिप्ट की भी कहानी है और ये हमारी भी कहानी है। दिस इज इजिप्ट्स स्टोरी, दिस इज एज वेल एज आवर स्टोरी, कि हम लोग कैसे नोमैड से, एक घुमंतू से, घूमने वाले लोगों से कैसे हम लोग, मतलब एनिमल लाइफ से कैसे हम लोग सेटल लाइफ में आ गए। सेटल मतलब एक जगह रहना, ऐसे है ना, हमारा एक एड्रेस है, एक घर है, गांव में एक घर है, शहर में एक घर है। हम बताते हैं, तुम पूछते हैं कहाँ के रहने वाले हो, तो हम बताते हैं फलां जगह जोकीहाट के रहने वाले हैं, बरगाछी के रहने वाले हैं, रानीगंज के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं, यूरोप के रहने वाले हैं। इसका मतलब हमारा वहाँ पे परमानेंट घर होता है। तो ये घर कैसे बना, आप देखिए आसपास बना हुआ है, ऐसा नहीं कि एक घर यहाँ बना हुआ है और फिर पूरा जंगल, एक घर दूसरी जगह बना हुआ है। ये हम लोग पढ़ेंगे कि इंसान देख देख के एक दूसरे को सीखता है। तो ये नोमैड से सेटल लाइफ में इजिप्ट वाले भी आ गए, हम लोग भी आ गए, ड्यू टू दिस रिवर, नाइल रिवर। नाइल रिवर ये न मिट्टी लाता, न ये रिवर होती, न ये मिट्टी लाता, न यहाँ पे किसी का गिटली गिरता, किसी का बीज गिरता, किसी का कोसा गिरता आम का, किसी का कटहल का बीज गिरता, किसी का मकई का बीज गिरता, और न ये सेटलिंग होता। तो ये देख लीजिए आप कितना लाइफ, कितना इंपॉर्टेंट है नाइल रिवर का रोल। अब क्या हुआ, इंसान जब सेटल्ड हो गया तब क्या हुआ, तब भी बहुत मज़ेदार कहानी है। सेकेंड पार्ट की कहानी है, 3 पार्ट की कहानी इसमें है। अब इंसान विलेजेस बना के रहने लगा, ये विलेजेस है, रहने लगा, बहुत सारा घर बन गया, और सबका बगल में ये नाइल रिवर थी बड़ी सी, और इसके चारों तरफ सबका अपना अपना एरिया, किसी ने अपना अपना एरिया कब्जा कर लिया। एरिया किसको कब्जा कर लिया, अब इसके घर में 8 बेटे थे, तो इसके पास ताकत ज़्यादा था, तो माइट इज राइट, ताकत के बल पे बोला कि इस एरिया का पूरा मैं लेके जाऊंगा, मेरे पास आदमी भी ज़्यादा, उठाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, तो हम लेके जाएंगे। इसके पास 4 ही बेटा था, तो ये कम ले गया, ये इतना ही ले गया। इन दोनों ने मिला के ग्रुप बना लिया, इसके पास 4 बेटे, इसके पास 4 बेटे, और ये बहुत मुस्टंडे थे, इन्होंने सबको मारपीट के इतने पे कब्जा कर लिया। तो ताकत का जोर चलता था, जिसके पास जितना ताकत है उसने उतने ज़मीन कब्जा कर ली, कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं होता था, और उतने ज़मीन का प्रोड्यूस को, उतने ज़मीन से जो निकलता था वो ले आकर स्टोर करने लगे, जमा करने लगे। तो अब बहुत ज़्यादा हो गया, एक आदमी एक साल में कितना खाएगा, एक सीज़न में। आपने अभी कॉर्न लगाया तो अगले साल फिर कॉर्न होगा आपको, तो एक साल में आप कितना खा लीजिएगा, आप पूरा गोडाउन थोड़ी खा जाइएगा, आप कितना भी खाइएगा, दिन भर खाते रहिएगा, तब भी पूरा गोडाउन बच जाएगा ना खाना। तो इतना स्टोर करने लगे कि इनके यहाँ खाना बचने लगा। तो बचने लगा तो इधर से दूसरे ट्राइब्स वाले, दूसरे फैमिली वाले, जिन्होंने अभी तक फार्मिंग ठीक से शुरू नहीं की थी, या जिनके यहाँ ये फार्मिंग नहीं होती थी, कुछ और होता था, वो लोग इधर से गुजरते थे, कैमल्स पे, घोड़े पे, पोनीस पे गुजरते थे। ये क्या करते थे, ये लोग उनसे बात करते थे, इनको भूख लगती थी, बोलते थे मेरे पास एक्स्ट्रा है, तुम ले लो, लेकिन हम तुमको फ्री में नहीं देंगे, तुमको बदले में कुछ देना होगा। तो उन लोगों ने देना शुरू किया। तो उनके पास जो होता था, जैसे इसके पास दाल हो गया तो दाल दे दिया, इसके पास कोई फ्रूट ला रहा है बहुत अच्छा जंगल से, बोला अच्छा ये ले लो और 1 बोरा चावल दे दो हमको। तो इस तरह से एक्सचेंज करते थे लोग कि तुम हमको कुछ दे दो, हम तुमको कुछ देते हैं। बाद में इनको लगने लगा कि ये खाने के बदले खाना ले रहे हैं तो बहुत खाना हो जा रहा है, इतना खाना कौन खाएगा, सड़ जा रहा है, जानवर भी नहीं खा पा रहा है। तो उन्होंने बोला हम खाना नहीं लेंगे, कुछ और दो। तो लोगों ने उसके बदले में गोल्ड, सिल्वर, उस टाइम में गर्ल्स पहनती थी, उनको अच्छा लगता था, तो गोल्ड हमेशा से कॉस्टली रहा है, सिल्वर। तो इन्होंने बोला कि हम तुमको कॉर्न देंगे, हम तुमको अनाज देंगे, क्रॉप देंगे, लेकिन बदले में तुमसे हम कुछ फ्रूट्स वगैरह खाना ये सब हम नहीं लेंगे। हल्का फुल्का लेते थे वो, कितना खाएंगे भाई, तुम कुछ सामान दे दो। तो बदले में ये गोल्ड और सिल्वर लेने लगे। तो क्योंकि सब लोगों के पास अलग अलग ताकत थी, तो अलग अलग एरिया पे कब्जा था, अलग अलग तरह का क्रॉप उपजाते थे और उसको एक्सचेंज करते थे दूसरे लोगों से। तो सब लोगों के पास अलग अलग गोल्ड और सिल्वर आ गया, अलग अलग अमाउंट की ज़मीन आ गई। यहीं से लोग हो गए पुअर और रिच। पता है कुछ लोग गरीब क्यों हो गए, कुछ लोग अमीर क्यों हो गए, यहीं से हो गए। अभी तक तो सब नोमैड्स थे, सब खाते थे चुन चुन कर, फिर वहाँ खेती हुई, फिर सेटल लाइफ हुई, और उसके बाद माइट इज राइट अपने ताकत पे कब्जा करते गए। तो जिनके पास ज़्यादा गोल्ड आता गया, जिनके पास ज़्यादा सिल्वर आता गया, जिनके पास ज़्यादा जो कब्जा कर पाए कॉर्न क्रॉप्स, तो वो रिच हो गए, अमीर हो गए, और जो कम कर पाए, जिनके पास कम ताकत थी, वो पुअर हो गए। अब कभी कभी ऐसा हुआ
कि जो रिच लोग थे उनके पास बहुत कॉर्ड, और एक बार इतना सैलाब आया कि उनका पूरा घर वर सब उजाड़ के लेके चला गया। आता है ना कभी कभी शहर में पानी घुस जाता है। जब तक ये खेत में आए सैलाब तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप घर में घुस जाए तब तो बहुत गड़बड़ है। तो कभी कभी इनके घर में घुस जाता था। अब इनके घर में घुस जाए तो इनका पूरा जो स्टोर है 5 साल 10 साल से क्रॉप्स, जिसको ये एक्सचेंज कर करके गोल्ड और सिल्वर जमा करते थे, सबको बहा के लेके चला जाए। तो ये डरने लगे। कभी कभी इतनी तेज धूप हो कि सब चीज़ जल जाए, सारा प्लांट्स जल जाए, उसमें फ्रूट ही नहीं हो, तो उस सन से डरने लगे ये। कभी कभी सन नहीं निकले बहुत दिन तक, मतलब बादल छाया रहे तो इनका प्लांट ही ग्रो नहीं हो, तो ये इनको लगने लगा कि सन का इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे प्लांट ग्रो करने में, और ये जो नदी है इसका भी बहुत बड़ा रोल है, ये जो नाइल रिवर जाती है। तो ये इसमें डरने लगे तो ये उनसे इतना डरने लगे कि उनका हिस्सा निकालने लगे। बोला क्या वो कोई बोला इनको कि इसमें होता क्या है कि इसमें हिस्सा जो है तुम्हारा नहीं देते होगे नदी को, वो सूरज को हिस्सा नहीं देते होगे, इसीलिए वो नाराज़ होकर सब लेके जाता है एक बार। तो ये क्या करते थे कि थोड़ा सा क्रॉप्स उपजाया, थोड़ा सन के लिए छोड़ दिया वहीं पे खाली छोड़ दिया, उसको जानवर वगैरह खा गए। थोड़ा सा नदी के लिए छोड़ दिया, पहले उसको दे देते थे ये। सोचे कि और जो जिनके पास ज़्यादा ताकत थी, ज़्यादा दौलत थी, ज़्यादा गोल्ड सिल्वर जमा हो गया था, वो सोचे ऐसा करते हैं कि कुछ और करते हैं, इसका हिस्सा निकालते हैं, कहीं पैसे बर्बाद हो जाता है। तो इनके बीच में एक आदमी था जो बहुत मज़ेदार कहानी है। वो बहुत चालाक था लेकिन वो चोर था, वो काम नहीं करना चाहता था, काम चोर था वो। तो वो चालाक आदमी देखा कि ये लोग तो खाना ले आके वहाँ फेंक देते हैं, एक कॉर्न ले आके वहाँ फेंक दिए, ये लोग अब बोलते हैं कि हम सन को दे दिए, क्योंकि सन ने अपना हिस्सा नहीं देंगे तो सन जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। इनको लगता था कि सन ही पावरफुल है सबसे ज़्यादा। फिर बोलते नदी को नहीं देंगे तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ये देखते थे कि इतना फूड ग्रेन्स पड़ा रहता है। तो इन्होंने क्या किया, इसने दिमाग लगाया, बहुत तेज था। ये बोला कि एक्चुअली ऐसा करो, तुम लोग बाहर छोड़ते हो सब चीज़, तुम लोग क्या करो, एक घर बना दो, खुदा का एक घर ही बना दो, उसमें ये सब चीज़ रखो ले आके। समझ गए? मतलब बाहर रखोगे तो जानवर लेके जा रहा है, वो तो लेके नहीं जा रहा है, तो तुम क्या करो यहाँ पे रख दो। ये बहुत चालाक आदमी था ये बाद में क्लास बना जिसको बोलते हैं प्रीस्ट क्लास, ये वही क्लास है। इसने क्या बोला कि घर में ला के रख दो सब चीज़ को। बोला कि घर में फिर देख रेख कौन करेगा? बोला हम है ना, हम तो कोई काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम यही करेंगे, हम इसमें देख रेख करेंगे, तुम ये खुदा तक पहुँचे बीच में ही ख़राब नहीं हो जाए। तो लोगों को ये बात अच्छी लगी, लोगों ने बड़ा सा घर बनाया, सन के लिए बनाया, सन को गॉड मानने लगे कि सब चीज़ उसी से हो रहा है। एक बड़ा सा सन गॉड, सन को लोग रा बोलते थे, उसके लिए एक बड़ा सा एकदम बड़ा सा लंबा सा, बाद में इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पल बनाया। और उसमें क्या करते थे, ये खाने का हिस्सा, गोल्ड का हिस्सा पहुंचाने लगे। और यहाँ पे एक दरबान बैठ गया जिसको बोलते हैं पंडित या टेम्पल प्रीस्ट बोल सकते हैं, हेड ऑफ दैट रिलीजियस प्लेस। ये बन गया, ये था इसका कि ये खुदा के सामान की हिफाजत करेगा, गॉड के, सन गॉड का जो सामान आया है उसकी हिफाजत करेगा। तो ये बगैर काम किए हुए ये आदमी बहुत चालाक था, इस समाज में सबसे चालाक आदमी था। ये कहीं उपजाता नहीं था, ये बोलता था कि हम यहाँ पे सामान जमा करो, अच्छा सामान देना, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा। तो सारा बेस्ट सामान यहाँ पहुँचता था और उसका मालिक धीरे धीरे खुदा के नाम पे ये बन गया। तो सबसे अमीर क्लास जो हो गया ये प्रीस्ट क्लास हो गया, और ये सबसे अमीर भी हुआ और सबसे कामचोर क्लास भी हुआ, ये जो काम नहीं करना चाहता, बगैर काम के। और इन लोगों के बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठा उठा के यहाँ पे बना। इसमें जब बहुत ज़्यादा हो गया तब ये अपने लोगों को रखने लगा 4-5, कि अभी अकेले से नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा है तो अब लोगों को रखना पड़ेगा। फिर बताया कि रूल्स बना देते हैं, ऐसे ऐसे ला के दोगे। तो यही प्रीस्ट में से, इसी क्लास में से एक आदमी धीरे धीरे किंग बन गया, बादशाह बन गया, क्योंकि उसके अंडर बहुत सारे लोग आ गए। फिर उसके अंडर बहुत सारे लोग आ गए, ये बढ़ाता चला गया धीरे धीरे, और अपने आप को फिर डिक्लेयर कर दिया कि मुझे खुदा ने भेजा, तुम लोगों को सही से रूल्स रेगुलेशन बता देंगे तुमको, उसी के हिसाब से तुमको चलना होगा। तो वहाँ पे एक आदमी किंग बन गया इस समाज में। तो ये प्रीस्ट था, ये किंग था। इस तरह से मंदिर बना और पूजा टेम्पल वगैरह बना, लोगों ने इस तरह से वहाँ सामान पहुँचाना शुरू किया। तो ये कहानी इजिप्ट की ही नहीं है, ये सब समाज की कहानी है। हिस्ट्री में आप देखिएगा इस तरह से ये कहानी है। अब ये जो बना है, यहाँ का जो किंग बना है इजिप्ट में, इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं
फेरोज ये बोलता था, बहुत दिन के बाद क्लेम कर दिया था। पहले तो बोलता था खुदा ने डायरेक्ट हमको अपॉइंट किया है, रा को बोलता था ये लोग गॉड, सन का नाम इन्होंने रा दिया था, सन रा ने हमको डायरेक्ट अपॉइंट किया। फिर बाद में इसने क्लेम कर दिया था मैं ही रा हूँ। तो ये बढ़ता बढ़ता ऐसे चला गया। तो आप देख रहे हो नोमैड लाइफ से कैसे सेटल लाइफ है, सेटल लाइफ से फिर कैसे कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए, और फिर उसमें से एक प्रिस्ट क्लास बना है, फिर उसी में से एक किंग कैसे निकल के आ गया, ये सिस्टम बन गया। उसके बाद लोगों का पेट जब भर जाता है, लोगों के जब खाना भूख उसकी मिट जाती है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूख है, तो भूख जब सबकी मिट जाती है और खूब सारा खाना होता है स्टोर में, ठीक है, जिसको भी लॉकडाउन में बहुत अच्छा सा खाना था, कोई दिक्कत नहीं थी, वो टेंशन फ्री था, उसने ड्राइंग शुरू किया, उसने पेंटिंग शुरू किया, उसने घर को सजाना शुरू किया, उसने गार्डनिंग शुरू की। जिसके पास खाना नहीं था वो तो सोचा कि किसी तरह काम कर ले, जो मजदूर था किसी तरह कहीं काम मिल जाए, उसकी तो हालत ख़राब हो गई। वो ड्राइंग पेंटिंग नहीं किया, उस टेंशन में था कि किस तरह से खाना मिल जाए, कल का खाना मिल जाए। लेकिन जिसके पास इनफ खाना था कि 3-4 महीने तक हमारा चलेगा, या हमारे पास इतना पैसा है कि हम लेकर आ पाएंगे चीज़ों को, और तो उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया, उन्होंने डिज़ाइनिंग शुरू किया। तो वैसे ही इंसान के पास जब काफ़ी सारा खाना आ जाता है, जब उसके पास स्टोर भी होता है, उसको लगता है कि 2 साल 3 साल तक हमको दिक्कत नहीं है, उसके पास सर छुपाने के लिए घर भी होता है, तब वो क्रिएटिव हो जाता है इंसान, नई चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है। तो वहीं पे इजिप्शियंस का जब ये स्ट्रक्चर बन गया तो उन्होंने नई चीज़ों के बारे में सीखना शुरू किया। तो उन्होंने राइटिंग करना शुरू किया, उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखना क्यों शुरू किया? ताकि अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाए। तो एक लैंग्वेज डेवलप हो गई, एक ज़बान बन गई जिसको सब लोग समझ पाएँ। फिर ज़बान नहीं बनी, ज़बान के साथ राइटिंग भी। फिर उसके बाद राइटिंग ऑन पपायरस, पेपर जिससे बना है, इस घास का वो बनाते थे वो लोग, तो उस पर लिखना शुरू कर दिया। अब लिखने के बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, पहले चैप्टर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इंसान ने लिखना कैसे शुरू किया। पहले पिक्चर राइटिंग थी, फिर सिंबल राइटिंग है, जो हम लोग लिख रहे हैं सिंबल राइटिंग है, फिर अलग अलग लैंग्वेज बन गए। तो पहले इंसान ने बोलना शुरू किया, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया। इंसान जानवर की तरह नहीं है, जानवर भी पहुंचाते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है उसका, लेकिन इंसान ने तो एक्चुअली में अपनी बात को दूसरी जगह, आप यहाँ कुछ बोल रहे हो, हिंदी में मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो अमेरिका में कुछ जो हिंदी जानने वाले हैं वो उसको समझ जाएंगे। इंग्लिश अगर आप जानते हैं, इंग्लिश में आप कुछ बोल रहे हैं, तो दुनिया के सारे लोग जो भी इंग्लिश जानते हैं वो आपकी बात को समझ जाएंगे। ये हो गया कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं कि अपनी बात आपने दूसरे तक पहुंचा दिया। तो इसका मीडियम होता है ये ज़बान जो होता है, ये लैंग्वेज हम लोग जो पढ़ते हैं, उर्दू, हिंदी, अरबी, ये जो पढ़ते हैं इसी का मीडियम है। लिखने से क्या होता है कि आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं, आपकी बुक है, जैसे हमारे पास किसी ने बुक लिख दी तो हमारे पास पहुँच गई, तो ये लिखने से हुआ। तो उसमें लिखना जानना, लिखना सीखना, तो बोलना और लिखना अलग अलग चीज़ है। तो लिखने भी लगे ये लोग, क्योंकि खाना बहुत था, पेट भरा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, रिच थे, एक टेम्पल बना लिया था, वहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज था, एक किंग बन गया था, मतलब लेविश लाइफ स्टाइल, आराम से जी रहे थे लोग। तो ये सब काम शुरू किया। उसके बाद सोचा कि ये घर जो है बार बार टूट जाता है, इसको कुछ और चीज़ से बनाते हैं। तो इन्होंने वो ईंटा बनाना शुरू किया, ब्रिक। फिर बोला कि ब्रिक जो है वो कमज़ोर होता है, पानी बहुत ज़्यादा दिन तक जमा रहा तो वो मिट्टी जो है घुल जाती है। तो फायर तब तक डिस्कवर हो चुका था, आग। तो ब्रिक को, वो जो मिट्टी का ब्रिक था, उसको आग में पकाते थे लोग, और आग में पकाने के बाद इसको बेक्ड ब्रिक बोलते हैं। बेक्ड ब्रिक, जो अभी ईंटा होता है लाल लाल, वो बेक्ड होता है, उसको आग में, पहले मिट्टी से बनता है, फिर उसको आग में, भट्टा में, अब जिस बहुत सारे गार्जियंस का भट्टा भी है, तो भट्टा में उसको डाल देते हैं और उसको पकाते हैं वहाँ पे कोयला पे आग जला के। और जब वो एकदम लाल हो जाता है फिर उसको निकालो, देखिए फिर कितना हार्ड हो जाता है। तो ये भी 4000 साल पहले लोगों ने सीखा था। ये जो हम लोग भट्टा में जो ईंटा बना रहे हैं, ये भी 3-4 हज़ार साल पहले इजिप्ट में लोगों ने शुरू कर दिया था बनाना। उसके बाद इनको लगा कि बदन ढकना था। बदन क्यों ढकते हैं? वाई डू यू वेयर क्लोथ्स? ये साइंस में पढ़ते हो, अभी तो फैशन के लिए भी पहनते हैं, तब हम लोग पहनते थे। जो बेसिक रीज़न है कि हम लोग कब बदन को ढकना चाहता है इंसान, तो बदन को ढके, कवर आवर बॉडी। दूसरा है इंसेक्ट्स बाइट्स वगैरह, मच्छर मक्खी ये सब नहीं काटे, इसलिए हम लोग पहनते हैं। वेदर कंडीशन से बचें, जैसे आप जाड़ा में आप कपड़ा नहीं पहनेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, गर्मी में आप धूप में बगैर कपड़े के बैठ जाएंगे तो आपका बदन जल जाएगा। तो टू कवर आवर बॉडी, इंसेक्ट बाइट से बचने के लिए, वेदर कंडीशन से बचने के लिए कपड़ा पहनते हैं। तो लोग कपड़ा पहनते थे, पत्ते का लगा लिए, जो बार्क होता है वो लगा लिए, बड़ा बड़ा आपको ट्रीज़ का जो बार्क होता है उसको लगा लिए, बड़ा बड़ा प्लांट्स का पत्ता होता है बड़ा बड़ा, उसको मिला के बना लिए। लेकिन देखते थे ये सब ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। फिर जानवरों के खाल को पहनने लगे, सुखा देते थे चमड़े को,
पूरा सूख जाता था, बाल वाल हट जाता था, उसको पहनते थे। वो बाद में स्मेल नहीं आता है, क्योंकि आप लोग बेल्ट पहनते हो चमड़े का, शूज़ पहनते हो, बैग आता है चमड़े का, वो भी चमड़े का होता है। तो वैसे स्किन ऑफ एनिमल्स का यूज़ करने लगे। और बाद में इन्होंने कपड़ा बनाना भी शुरू कर दिया, टू मेक क्लोथ्स, तो ये क्लोथ्स भी बनाने लगे। ये सब होता है खाने पीने के बाद, तो ये सब काम शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने जब ये सब काम शुरू किया, और उसके बाद फिर बिल्डिंग्स भी, ब्रिक बन गया तो बिल्डिंग्स बनाने लगे बड़ी बड़ी। अब देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाए कि वो पिरामिड बनाया। पिरामिड बनाया तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे बहुत दिनों तक, अभी के लोग, कि 3000 साल पहले जो चीज़ बनी है, ये इतना, इस डिज़र्ट में इतना सामान कहाँ से आ गया, इतना पत्थर कहाँ से लाए, और इस तरह से इतना ऊंचा कैसे बना दिए, रास्ता नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स 3000 साल पहले इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो ये इनकी कहानी है। ये नाइल नदी के किनारे बसने से ये कहानी बसी। फिर जब ये सब काम करने लगे तब इसको हम लोग बोलने लगे। फिर रूल रेगुलेशन बना दिया इन्होंने, ऐसे जाना है रोड पे, घर इधर बनाना है, कोई किसी को मारेगा, कबीला में झगड़ा होगा तो फैसला कैसे होगा, ये रूल रेगुलेशंस बन गया एक समाज में। तब हम लोग इसको बोलने लगे सिविलाइजेशन। जब ऐसे लोग रहने लगे, सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड लाइफ के बाद रूल रेगुलेशन वाली लाइफ, राइटिंग हो गई उनकी, घर बनने लगा, उनका शहर बनने लगा, ये सब चीज़ डेवलपमेंट होने लगा, ट्रेड होने लगा, तब इसको हम लोग बोलने लगे सिविलाइजेशन। ओके, तो ये आपका हो गया 2 पार्ट। इसमें तीसरा जो है बहुत छोटा सा पार्ट है, जो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था हावर्ड कार्टर का। तो हावर्ड कार्टर 92 में उसने जो खोदा था वो इसी को खोदा था। तो उसमें क्या हुआ था, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ये आप लोग मूवी में भी देख सकते हो बाद में। जब इसने खोदा इसको हावर्ड कार्टर ने, इसको यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। हावर्ड कार्टर ने 92, इसमें यहाँ पे एक कॉफिन मिला। कॉफिन होता है जिसमें बॉडी को डालते हैं, आप देखोगे उसमें वर्ड होगा COFFI यानी। अब उस कॉफिन को बहुत मुश्किल से खोजने में कामयाब हुआ कि इसके अंदर आखिर क्या है। तो इसने कॉफिन को खोला तो उसके अंदर एक और कॉफिन था, उसके अंदर एक और कॉफिन था, उसके अंदर एक बॉडी मिली, एक बच्चा था, उसकी बॉडी थी। वो लग रहा था कि बच्चा किंग था। अब 3-4 हज़ार साल पहले की बॉडी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3-4 हज़ार साल में बॉडी गली नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तो कुछ दिन के बाद दफना के आते हैं, ख़त्म हो जाती है। 3-4 हज़ार साल में बॉडी गली नहीं थी। इसमें किंग का क्लोथ था, इसमें फ्लावर था, वो पूरा टूटा नहीं था, इसमें कुछ फूड था, स्टिक था। आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ लास्ट पेज में क्या क्या था। ये सबको निकाला, तब एक पूरा एक नई दुनिया उजागर हुई। ये लोग क्या करते थे इजिप्शियंस, बाद में इनके यहाँ कॉन्सेप्ट आया कि आदमी जो मरता है तो मरने के बाद किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। जो मरना जो एक प्रोसेस है, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं इंतकाल, ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू सम अनदर वर्ल्ड। तो उनको लगता था कि एक दूसरी दुनिया में जा रहा है इंसान, तो वहाँ भी उसको सामान की ज़रूरत पड़ेगी, खाने पीने का सामान, कपड़े ज़रूरत पड़ेंगे, नौकर चाकर। तो ये क्या करते थे ये लोग, कोई आदमी मर जाता था ना तो उसका सारा सामान, कब्र छोटा सा नहीं बनाते थे, बड़ा सा बनाते थे, उसका सारा सामान भी उसके साथ दफना देते थे। और दफनाने से पहले जब उनको लगने लगा कि पहले बॉडी ख़त्म हो जाती है, तो उनको लगा कि बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो फिर दूसरी दुनिया में कैसे जाएगा। तो उन्होंने कुछ एक मसाला निकाला था जिसको बोलते हैं बाम, हम लोग लगाते हैं ना बाम, झंडू बाम और कौन कौन सा बाम लगाते हैं, कालाहारी बाम, दर्द वर्द होता है, ऐसी बाम होता था। तो एक प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया, इम बाम। ये क्या करते थे कि पूरे बॉडी पे मसाले का लेप लगा देते थे, उसके बाद तब दफनाते थे, तो बॉडी ख़राब नहीं होती थी 3-3 हज़ार साल तक। अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं चला है कि उस मसाले में क्या डालते थे, वो मसाला का कॉम्बिनेशन कि बॉडी नहीं ख़राब हो। अभी होता है ना 3 दिन 4 दिन हो जाता है मैयत को, इसमें लाने लगता है, स्वेल करने लगता है। ये 3-3 हज़ार साल तक इसको इम्बाम कर देते थे, और उसके बाद जो बॉडी होती थी उसको लपेट देते थे पट्टी में, उसको बोलते थे ममीज़। और इस ममीज़ को ले आके इस कॉफिन में रखते थे, और कॉफिन को ले आके पिरामिड जो होता था वहाँ राजा की मौत हो जाती थी, तो उसका क्योंकि सामान बहुत बड़ा था, उसके नौकर चाकर होते थे, उसका हथियार होता था, उसका ड्रेस होता था, तो उसका ड्रेसिंग टेबल, बेड वेड सारा कुछ भेजते थे, इसलिए उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते थे, सब कुछ रख देते थे। मरने के बाद गेट को बंद कर देते थे, खुफिया रास्ता होता था जिसको बंद कर देते थे। इनको था कि अगर किसी को पता चल गया गेट वहाँ चला जाएगा तो डिस्टर्ब कर देगा, तो उनकी जर्नी आगे तक नहीं हो पाएगी, आगे तक वो पहुँच नहीं पाएंगे, उनको एक डर घुसा हुआ था। तो इसीलिए जो गेट बंद करके आता था उसको ये लोग मार देते थे। स्लेव होता था इनका, नौकर स्लेव्स को रखते थे ये, उसी स्लेव से ये लोग वो पत्थर भी ढुलवा के लाए थे डेजर्ट में, उसको मार देते थे। अब मारने के बाद तो अब किसी को पता नहीं, जिसको पता था उसको मार दिया, तो किसी को रास्ता पता नहीं चलता था। तो हज़ारों साल तक किसी को पता नहीं चला कि इसमें घुसने का रास्ता किधर से, इनके बिलीफ के हिसाब से।
तो इस वजह से ये लोग पिरामिड्स बनाए। तो पिरामिड्स आर एक्चुअली टूम्स है, टॉम नहीं बोलेंगे इसको, टूम्स ऑफ फेरोज। इनके किंग जो होते थे उनके लिए होता, बाकी लोगों के लिए छोटा छोटा कबर होता था, उसको भी इम्बाम करते थे। ये जिंदा लोगों को भी डाल देते थे उसमें, मतलब मार के उसको भी डाल देते थे इम्बाम करके, ममीज बना के। तो ये पिरामिड वहाँ से आया। ये जब बहुत हाई लेवल में सिविलाइजेशन पहुँच गया तब ये सब काम खुराफात इन्होंने शुरू किया। तो अभी आप जाइएगा तो इजिप्ट में आपको पिरामिड अभी भी दिखेगा डेजर्ट के बीच में। किन लोगों ने बनाया था? उस टाइम में स्लेव्स थे, कुछ लोगों को स्लेव्स बना लिया था उन्होंने, दूसरे ट्राइब्स को पकड़ पकड़ के। और वहाँ पे आपको नाइल रिवर अभी भी मिलेगी, डेजर्ट अभी भी मिलेगा। तो उस सिविलाइजेशन का ये जो कहानी सुनाया, इसमें बहुत सारी, और उनकी जो राइटिंग्स है वो हम लोगों को मिली है, जो उन्होंने लिखा, हायरोग्लाइफिक्स कहते हैं उसको, वो हमारे पास मिली है, हम लोग उसको पढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग इसके बारे में इतनी कहानियाँ जानते हैं। ये कहानी हमारी कहानी से भी मिलती जुलती कहानी है। तो आपका जो एक बार चैप्टर है उसको एक बार और रीड कर लीजिए आप। ये चैप्टर तो इस एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं है बस, बट आप रीड कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आप देख लीजिए जो सर ने आपको कराया। थैंक यू, विल कीप इट हियर।